नमस्कार। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। भारत के स्वतंत्र सूर्य के उदय में देश ने बहुत सारे बलिदान दिए, चाहे वो स्वतंत्र वीर सावरकर हों, उनके भाई बाबा राव सावरकर हों और उनके कनिष्ठ बंधु की बात हो, या सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की बात है। ये ऐसे बलिदान हैं जिनको राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता और हम ऐसे ऋणी हैं जिसको हम चुका नहीं सकते। ऐसे ही एक बलिदानी का बलिदान दिवस है सरदार भगत सिंह का। भगत सिंह और सावरकर जी को लेकर नित्य प्रश्न भी उठते रहते हैं कि दोनों में क्या साम्यताएं थी, दोनों कैसे एक दूसरे का सम्मान करते हैं। इसी विषय पर हमसे चर्चा के लिए इस समय हमारे पास स्वतंत्र वीर सावरकर पर अभ्यास करने वाले एक इतिहास संशोधक हमारे साथ हैं, चंद्रशेखर साने जी। साने जी, हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण दिवस है भारत को लेकर और विश्व के क्रांतिकारियों को लेकर भी, क्योंकि ये क्रांति प्रणेता, दोनों भी क्रांति प्रणेता ऐसे थे जिनसे आज और आने वाली पीढ़ियां क्रांति की शिक्षा लेती रहेंगी, सच, उनसे प्रेरणा लेती रहेंगी। आप संशोधक हैं, आपने दोनों पर संशोधन किया है, उन चीजों को आप बहुत बारीकी से अध्ययन किए हैं जो दोनों ने एक दूसरे के सम्मान में, सावरकर परिवार, स्वतंत्र वीर सावरकर समेत और भगत सिंह लिखे हैं। आपको क्या साम्यताएं मिली? मूलतः हम विचार करें तो सावरकर जी एक कट्टर सशस्त्र क्रांतिकारक थे और शस्त्रों का उपयोग किए बिना रणाविण स्वातंत्र्य कोणा मिळेना, ऐसा जो मराठी में कविता है, उस पर उनका दृढ़ विश्वास था कि भारत की स्वतंत्रता के लिए हमें अगर कुछ करना है तो रणनीति रण करना पड़ेगा। ऐसे सिर्फ हम आवेदन करके या कुछ पत्र लिख के हमें कुछ थोड़ी सी तो यश मिल सकता है, लेकिन पूरा संपूर्ण स्वातंत्र्य अगर हमें चाहिए तो ब्रिटिशों से हमें लड़ना ही पड़ेगा। उसके लिए हमें जो शस्त्र मिले वो हमें उपयोग करके ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। तो इस तरह से जो उनका क्रांतिकारी विचार था, तो उस पर उन्होंने एक किताब पहले अपने जीवन काल में लिखी थी लंदन में 1857 की स्वातंत्र्य समर। तो उसका प्रभाव क्रांतिकारी के हर पीढ़ी पर पड़ गया, यानी कि उन्होंने तो लिखी वही फिर भगत सिंह जी ने उनके सहकारियों के लिए उसका पुनर्मुद्रण किया। बाद में वो कहाँ तक गया, सुभाष चंद्र बोस तक, आज़ाद हिंद सेना तक उस किताब का महत्व इतना था, वो प्रेरक शक्ति बनी। उसी प्रकार भगत सिंह ने उन सारी उनके पुस्तक का पुनर्मुद्रण किया और वो जब वो ब्रिटिशों ने उनके छानबीन किया उनका, तब वो उसकी प्रतियां उनके पास मिली थी। उससे वो साबित होता है। हमारे एक मराठी में जो यदि फड़के संशोधक है, वो कई हिंदुत्ववादी माने नहीं जाते, तो उन्होंने जो एक शोध निबंध लिखा है शोध सावरकरांचा, उसमें ये सारी हकीकतें उन्होंने मूल जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की होम डिपार्टमेंट की जो दस्तावेज थे उनको पढ़ के वो लिखा है। सशस्त्र क्रांति के बारे में सावरकर जी पर उनका क्या कहना था वो बहुत ही अद्भुत है। वो किसी ने इस तरह से वर्णन में पढ़ के सुनाता हूँ मराठी में, मैं थोड़ा सा समझाने की हिंदी में कोशिश करता हूँ। तो भगत सिंह जी सावरकर जी के बारे में लिखते हैं, विश्व प्रेमी तो वीर आहे ज्याला भीषण क्रांतिकारक कट्टर अराज्यवादी म्हणायला आम्ही जरा देखील लाजत नाही, तेच वीर सावरकर. विश्वप्रेमाच्या लाटांवरून येऊन गवतावर चालता चालता कोवळे कवत पायाखाली चिरडणार नाही ना, म्हणून ते थांबत. इसका मतलब है कि वो विश्वप्रेमी है, मानवतावादी है. सावरकर जी राष्ट्रवादी तो थे ही, लेकिन वो मानवतावादी भी थे. लेकिन उस काल के अनुसार राष्ट्र तो राष्ट्र प्रथम था, राष्ट्र की स्वतंत्रता तो फिर भी वो भीषण क्रांतिकारी है एकदम. फिर भी क्रांति के कठोर मार्ग पर चलते चलते वो क्षण भर रुक जाते थे कि कहीं कोड़ा मतलब जो नाजुक ऐसा कुछ जीव जंतु होगा या घास होगा तो वो अपने पैरों के तले कुचला न जाए. तो ये जो वर्णन है ना कि उनको उनके हृदय की
पूर्ण कल्पना थी कि सावरकर कवि हृदय भी है और क्रांतिकारी भी है। तो ये एक संवेदनशील हृदय की, हाँ, संवेदनशील हृदय का प्रदर्शन थी। और ये पहचान ऐसे हुई कि जब सावरकर जी रत्नागिरी में स्थलबद्ध थे, फिर भी बाबाराव सावरकर उनके बड़े भाई वो कुछ स्थलबद्ध नहीं थे, तो उनसे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव का मिलना जुलना था और उनसे वो मार्गदर्शन लेते थे। तो उनसे तो उनको पूरी तरह से पता था कि सावरकर के हृदय में क्या है जी। और जब वो पता, सावरकर जी जब कुछ लिखते थे वो उन तक पहुंचता भी था बाबाराव सावरकर के माध्यम से जी। तो अभी दूसरा एक बात यह है कि सावरकर जी ने जो खत लिखे उस पर मैं आता हूँ कि क्या भगत सिंह उसके अवगत था, तो पूरी जनता उससे अवगत थी। ये जो अभी चल रहा है कि नहीं ये सब छुपाया था, ये हमने निकाला, ये सावरकर जी ने पत्र लिखे, तो ये इसी बात नहीं है। भगत सिंह को और सबको पता था कि सावरकर जी ने ब्रिटिशों से मुक्ति लाने के लिए उनको देखा, ठीक है हम अभी राजकीय तो काम नहीं कर सकते, तो हम अन्य माध्यम से समाज की, हमारे देश की सेवा करेंगे। और सब उन्होंने पत्र लिखा, वो माझी जन्मठेप जो उनकी आत्मचरित्र है, आत्मकथा है, उसमें लिखा है। अंडमानच्या अंधेरीतून नाम का जो उनका भैया अपने भाई को जो खत लिखे है उसमें वो उसका जिक्र किया है कि मैंने ये है किया है जी। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सावरकर जी 6 जनवरी 1924 को तुरुंग से बाहर आकर उन्हें स्थलबद्ध किया रत्नागिरी में जी। उसी समय 7 जनवरी 1924 को बॉम्बे क्रॉनिकल नामक जो कांग्रेसी पत्र था उसने लिखा कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, वो हमारे पास कटिंग है उसका जी। हमें समझ में नहीं आ रहा है कि सावरकर जी ने खुले दिल से कहा है कि मैं संविधान का पालन करूंगा जी। और मैं अभी यह क्रांतिकारी मार्ग कुछ यानी छोड़ रहा हूँ और मैं समाज की अन्य प्रकार से सेवा करूंगा। माझे जन्मठेप में भी उन्होंने क्या लिखा कि गोखले, नामदार गोखले का जो शिक्षण विषयक प्रस्ताव विधिमंडल में आया है, अगर उस पर सरकार काम करेगी तो मैं विधायक काम पूर्वक ये अपना देश सेवा का काम आगे बढ़ाऊंगा। तो ये सब होते हुए भी सावरकर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये 2 शर्तें क्यों रखी है? ये कुछ असमंजस की स्थिति है कि सावरकर जब तैयार है तो फिर ये ऐसा क्यों? तो मतलब उसका यह है कि बॉम्बे क्रॉनिकल जैसे पत्रकारों को भी पता था कि सावरकर कुछ मानकर आए थे कि मैं ये छोड़ूंगा और राजकारण में भाग नहीं, राजकीय नीति से मैं बाहर जाऊंगा और रत्नागिरी में रहूंगा। तो ये क्यों? अगर उनको संविधान मानना है और वे अन्य मार्ग से देश की सेवा करना चाहते हैं तो ये सबको पता था। ऐसा नहीं है कि ये कुछ उन्होंने एक गुप्त था और वो निकाला, तो ये गलत है। तो ये सब भगत सिंह को भी मालूम था। इसका मतलब है जो पेपर में छपा हुआ है 1924, तो 1929 में जो मैंने पढ़ के सुनाया तो उसमें जो लिखा है वीर वर्णन किया है। और उसके बाद और भगत सिंह सावरकर जी और मदनलाल धिंगरा के बारे में भी लिखते हैं, तो उसमें भी बहुत सराहना की है सावरकर जी की। तो हम ऐसे ही कुतर्क करके मानेंगे कि भगत सिंह को और सावरकर जी में डिफरेंसेस थे, दृष्टिकोण में भिन्नता, ऐसा नहीं है। भगत सिंह पूरी तरह जानता था कि सावरकर ने क्यों छुटका मांग ली, क्योंकि वो 50 साल ये इटसेल्फ है बहुत ही डिफरेंट तरह की उनको पनिशमेंट हुई थी जी। तो उसके लिए दूसरा कोई ये नहीं चारा नहीं था, एक तो सड़ते रहो जेल में, नहीं तो कभी कोई मर जाता था, कभी कोई आत्महत्या करता था। उससे अच्छा था कि बाहर आकर देश की मैं सेवा करूंगा, जब जीवित रहेंगे तब लड़ेंगे ना सब। तो उसको पूरी तरह से पता था भगत सिंह को, तो उन्होंने कभी भी एक शब्द भी अपना खिलाफ नहीं लिखा। उनको पता होने का वो मिलते रहे। राजगुरु दूसरे, अभी मैं दूसरे मुद्दे पर आता हूँ, हिंदुत्व। जब भगत सिंह ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिस्ट है, लेकिन वो क्या आज की तरह से कम्युनिस्ट थे? क्या वो छद्म धर्मनिरपेक्षतावादी थे? नहीं, उनके सहकारी तो राजगुरु, वो तो संघ के कार्यकर्ता थे। यदि फड़के ने अपने संशोधन में लिखा है, शोध सावरकरांचा में खुली तरह से लिखा है कि भगत सिंह राजगुरु बाबाराव सावरकर के संपर्क में थे और संघ शाखाओं पर जाते थे, ये लिखा है। अब बात आती है भगत सिंह जी की।
तो वो हिंदुत्ववादी ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन क्या उनका कोई इस तरह का झुकाव नहीं था या ऐसी सोच नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। भगत सिंह ने अपने जेल डायरी में जो कुछ जो पढ़ते थे जब उनके बाद में, तो अनेक देशी और विदेशी लेखकों का उनको जो अच्छा लगा पुस्तक में वो उसकी नोंद कर लेते थे अपने जेल डायरी में। तो ऐसा बहुत सारे लेखक हैं। भारतीय लेखकों में एक है वीर सावरकर जी। उनके जो अच्छे पुस्तक के लगे कुछ परिच्छेद, अन्य सारे भारतीय लेखकों का सिर्फ एक एक पैराग्राफ है। उन्होंने 6 परिच्छेद लिए और वो जो उनको अच्छे लगे वो सांस्कृतिक विचार से भी उसमें कुछ सावरकर जी के विचार आए हैं, वो भी उनको उसने लिख लिया है। दूसरा एक है कि भगत सिंह का एक पंजाबी भाषा राष्ट्रभाषा और इस पर एक लेख है, राष्ट्रभाषा कौन सी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो उन्होंने लिखा है, अब ये सोचने वाली बात है कि भगत सिंह खुली तरह से लिखते हैं कि भारतीय मुसलमान अभी तक राष्ट्रीय दृष्टि से, एक राष्ट्र की दृष्टि से दूर है और इसलिए वो पंजाबी या हिंदी भाषा छोड़कर उर्दू या फारसी का प्रयोग करना चाहते हैं। तो उनको बदलना होगा। ये तो छद्मनिरपेक्षता नहीं है, खुली उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीयत्व का जो अभाव है वो उन्हें छोड़ना पड़ेगा। ये तो डॉक्यूमेंटल भी है, उनके खुद का लिखा ही है जी ये। जी। तो ये जो भगत सिंह के विचार है ये सावरकर जी से मिलते हैं। भगत सिंह लिखता है कि एक लिपि होनी चाहिए देश की। अगर हमें राष्ट्रीयत्व मजबूत करना है तो जो ज्यादा से ज्यादा एक से विचार या एक सा प्रयोग होगा। संस्कृति होती है राष्ट्र के बनाने के लिए, एक संस्कृति होती है, एक लिपि होती है, एक भाषा होती है। तो ये 2 मुद्दे तो भगत सिंह जी ने भी लिखा है कि लिपि और भाषा दोनों अगर धीरे धीरे, भगत सिंह को भी पता था कि ये बहुभाषी देश है और अनेक भाषा बोलनी जाती है, लिपि अलग अलग की है, संस्कृति में कुछ अंतर है, कुछ सिमिलरिटीज भी है और कुछ अंतर भी है। तो ये धीरे धीरे होगा, ये उनको भी पता था। लेकिन वही वो लिखते हैं कि ये धीरे धीरे एक लिपि और एक भाषा की तरफ जाना चाहिए। और इस दृष्टि में सावरकर जी ने बहुत अच्छे कदम उठाए, हाँ, बहुत कार्य किया है उनका। तो लिखने के अलावा उन्होंने धरातल पर उतरकर कार्य किया उन्होंने। सूत्र ही है कि देवनागरी लिपि और संस्कृत निष्ठ हिंदी ये भाषा, ये हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। जी। हम अपनी भाषा, तो वो तो मराठी के बहुत साहित्यकार थे, तो ऐसा तो है नहीं से सकते कि मराठी को छोड़कर ये करिए। लेकिन एक राष्ट्र के लिए एक भाषा होना, सबके माध्यम होना, अपनी अपनी भाषा तो ठीक है, अपनी जगह पर उसका भी उन्नति होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन संपर्क के लिए या हमें ज्यादा से ज्यादा मजबूत राष्ट्र होने के लिए एक भाषा और एक लिपि, एक सावरकर जी ने वो उस पर किया था। जी जी। तो ये सब मेरे पास वो सब जो मैं बोल रहा हूँ, इसके सब डॉक्यूमेंट्स भगत सिंह। इसी प्रकार हिंदुत्व का भी, दोनों नेताओं का हिंदुत्व का भी था विचार। बेसिकली क्या है, बोला था सावरकर जी का हिंदुत्व भी संकुचित नहीं था जी। उनका हिंदुत्व तो युवादी हिंदुत्व है, उन्हें कुछ धर्म की उसमें परिभाषा नहीं है कि मुझे ये धर्म के पुनर्जन्म का सिद्धांत पर चलना है या दूसरा कुछ मूर्ति पूजा पर चलता है, ऐसा नहीं। जो कुछ होगा, जिसको जो अच्छा लगेगा वो अपने घर में वैयक्तिक जीवन में कर सकते हैं। पूजा पद्धति भिन्न हो सकती है, लेकिन उसको घर तक रखें। हाँ, और जहां तक राष्ट्र की बात है, तो हिंदू राष्ट्र का मतलब जो इस देश को मानता है, उसकी है, तो उसमें तो कोई गलत नहीं। हमारे यहाँ सिंधु सागर तक, हाँ, जिनकी पुण्य भूमि, मातृभूमि और पूज्य भूमि, पितृभूमि, तो यही तो परिभाषा जो है सावरकर जी ने, वही राज्य घटना है। हमारे जो सक्सेशन एक्ट है उसमें जो हिंदू है वही सावरकर जी के हिंदुत्व का हिंदू है, और जो अहिंदू सावरकर ने जिसको कहा है वही अहिंदू अपनी वारसा हक जो मिलते हैं। भगत सिंह जी का भी वैसे ही था। नहीं, भगत सिंह ने उस पर विचार ऐसा कुछ नहीं किया था, लेकिन एक राष्ट्रीयत्व के लिए मुसलमान अभी तक राष्ट्रीयत्व में नहीं आ पा रहे हैं, ये उन्होंने लिखा है। ये उनका वाक्य मैं पढ़ के सुनाता हूँ। जी जी। मुस्लिमांमध्ये भारतीयत्वाचा संपूर्ण अभाव आहे. इथल्या मुस्लिमांनी उर्दूला स्वीकारले आहे, म्हणून ते अखिल भारतामध्ये भारतीयत्वाचे महत्व लक्षात न घेता अरबी लिपीचा आणि फारसी भाषेचा प्रचार करू शकतात.
संपूर्ण भारताची एक भाषा तीही हिंदी असण्याचे महत्त्व त्यांच्या लक्षात येत नाही, म्हणून ते आपल्या उर्दूचा घोषा करून एका बाजूला बसले आहेत. तो एक बार दर्शकों को इससे हिंदी में आप हाँ, इसका मतलब समझा ये दीजिएगा। है, भगत सिंह जी लिखते हैं एक पंजाबी भाषा और राष्ट्रभाषा के अपने एक लेख में कि मुस्लिमों में भारतीयत्व का संपूर्ण अभाव है, इसलिए अखिल भारत का निर्माण में भारतीयत्व का महत्व न समझते हुए वो ये अरबी लिपि और फारसी भाषा का ज्यादा महत्व मानते हैं और उर्दू को बढ़ावा देते हैं। तो उर्दू के अच्छा रहेगा अगर हिंदी ही राष्ट्रभाषा हो और लिपि देवनागरी हो, तो वो राष्ट्रीयत्व में शामिल होने में उनको ज्यादा सुविधा होगी। हाँ, तो ये भले ही, हाँ, तो वही जहां तक इस भाषा की बात है, उर्दू की बात है, फारसी की बात है और अरबी की बात है, वो उन्होंने स्पष्ट किया। वही सावरकर जी उसको पुण्य भूमि से जोड़ते हैं। हाँ, तो हाँ ठीक है, हाँ, थोड़ा है सांस्कृतिक वैचारिक अलग है, पुण्यभूमि का मुद्दा थोड़ा सा अलग है। हाँ, लेकिन उनकी जो वैचारिक थी, क्रांतिकारी, देखिए कैसे होता है, जहां तक मैंने वो किया कि जो क्रांति प्रणेता थे, इनका उद्देश्य एक था, सच है, कि राष्ट्र को कैसे स्वतंत्रता मिले और राष्ट्र को एकात्म कैसे करें, एकात्म कैसे तो करें। भाषा, ये दो चीजें आई। हाँ, पहले स्वतंत्रता और एकात्मता, ये दो चीजें आई। एकदम बराबर। आज हम जब स्वतंत्र भारत में बैठते हैं और अपने इन आदर्श पुरुषों का अध्ययन करते हैं, तब हमारे दिमाग में अलग अलग बातें आती कि ये इस विधा पे, ये इस विधा पे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना इन लोगों ने उसको किया, नहीं किया। इनमें समानताएं थी बहुत सारी। हम क्या करते हैं, आज एक उस पर कुछ सिक्का मारते हैं कि ये कम्युनिस्ट है, ये हिंदुत्ववादी है, सावरकर जी हिंदुत्ववादी, भगत सिंह कम्युनिस्ट। ऐसा नहीं है, भगत सिंह कम्युनिस्ट थे तो वैसे सावरकर जी भी कम्युनिज्म का अभ्यास किया हुआ था उन्होंने। उनको एक बार पत्रकारों ने उनका तो गूढ़ अध्ययन था, बिल्कुल। हाँ, वही उनको पूछा भी गया था कि क्या आप कम्युनिस्ट है, तो बोले मैं हिंदू हूँ। तो इसका मतलब है कम्युनिज्म अर्थनीति में उन्होंने कहा है कि समाजवाद जो है, सोशलिज्म, वो अच्छा है कुछ हद तक। तो ऐसा नहीं था कि एकदम रूल आउट कर देंगे, ये विचारधारा कंप्लीट रूल आउट करेंगे और कम्युनिज्म ऐसा नहीं, समाजवाद ऐसा नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते। तो ये सोच, जी बड़ी सोच है ना, वो सावरकर जी में भी थी और भगत सिंह में भी थी। जो जो एकात्म राष्ट्रीयता के लिए जो जो कुछ अच्छा है, वो सब उनको मान्य था उनको ये। जी जी। तो हिंदुस्तान पोस्ट के सभी जो दर्शक हैं, आप चंद्रशेखर साने सर अभी तक हमारे साथ थे और अब तक मुझे लगता है ये दोनों ही जो क्रांति प्रणेता थे, इनके अध्ययन अगर किया जाए तो ये शायद ऑन कैमरा और किताबों में, कई किताबें छप चुकी हैं, छपती रहेंगी, और कैमरे पे कितना लंबा डिस्कशन हो सकता है। एक ही मैं थोड़ा सा जी करता हूँ। जब भगत सिंह जी को कल का दिन है जो फांसी हुई, तो सावरकर बहुत उद्विग्न हुए थे। तो उन्होंने एक वो बहुत प्रतिभाशाली कवि थे, तो उन्होंने एक काव्य लिखा, हाय भगत सिंह हाय था, हाय हा, और हमारे लिए, हमारे देश के लिए तुमने प्राणार्पण किया वगैरह, ऐसा उनका वो सराहना की है। तो वो जो काव्य लिखा था, वो दूसरे दिन प्रभात फेरी जो निकलती थी ब्रिटिशों के खिलाफ एक ये करने के लिए, एकजुट करने के लिए, तो उसमें वो गाया गया। तो हाँ, तो ब्रिटिशों को बहुत कोशिश की कि ये सावरकर जी ने लिखा था, सबको मालूम था, लेकिन वो जोड़ नहीं पाए फिर भी, क्योंकि उनको बंदी थी ना राजकीय विषयों पर भाष्य के लिए, लेकिन वो रुक नहीं गए डर के। उन्होंने गीत, उद्विग्न मन को उन्होंने शब्दों की भांति प्रकट किया। उस समय उनके चारों तरफ अंग्रेजों की निगरानी में थे और बड़े सारे प्रतिबंध लगे थे, इस वजह से वो शब्दों पर ही निकल पाया, लेकिन वो समाज में गया, उसका जो परिणाम था वो दिखा। लेकिन मूल बात यही है कि दोनों क्रांति प्रणेता के विचार एक ही थे, और भगत सिंह जी ने कहीं ना कहीं बहुत बड़े स्तर पे स्वतंत्र वीर सावरकर जी के मान्यताओं को माना, एक गुरु आदर्श जो बोलते हैं, गुरुवाणी जैसे उसका उपयोग किया, और बाबाराव सावरकर भी आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल, बाबाराव सावरकर जी की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, चाहे वो उन्होंने गांधी जी से मिलकर जो उन्होंने किया था कि इन तीनों के लिए भी चर्चा की जाए, और जो हमारे राजनीतिक बंदी हैं
उन जब वो मुक्त होंगे तो इनकी भी मुक्ति उन्हीं में, क्रांतिकारियों की भी मुक्ति हो, उनमें इन तीनों का भी समावेश हो, जिस पर कि गांधी जी राजी नहीं हुए नहीं हो और सके। उसका परिणाम हुआ कि तीनों ही हमारे जो क्रांति प्रणेता थे इनको अपना बलिदान देना पड़ा। आप हिंदुस्तान पोस्ट में आए, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद धन्यवाद। और नमस्कार।